हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, देखिए, ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, जब आपने पढ़ा था तो आपको एक चीज की फीलिंग आ गई थी कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो कोशिश करेंगे आज हम न्यूमेरिकल जितने मैं मैक्सिमम आपको अपने हाथ से करा सकता हूँ मैं करा दूं, क्योंकि एग्जाम में आना है इसमें न्यूमेरिकल के चांस ज्यादा है। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस आती हैं, वो डेफिनेशंस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम जिसको हम स्टडी करते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन जो होता है, सराउंडिंग रेस्ट ऑफ यूनिवर्स। फिर आपने सिस्टम की तीन टाइप्स कर ली हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे ह्यूमंस जो हैं, प्लांट्स जो हैं, ये मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लोज में मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसको ढक देते हैं ऊपर से। एनर्जी कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। आइसोलेटेड में मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं होंगे। जैसे थर्मस फ्लास्क, चाहे गर्म की गर्म भी रहेगी, मैटर अंदर का अंदर ही रहेगा। फिर टाइप्स ऑफ प्रोसेस, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो की जाती है, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पे जो की जाती है, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो की जाती है, एडियाबैटिक जिसमें चेंज इन हीट जीरो होता है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। State functions are those functions which depends only upon initial and final state of a system. इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। आपने रास्ता क्या फॉलो किया उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे को हम कौन सा फंक्शन कहते हैं? स्टेट फंक्शन। इस चैप्टर में आपने चार सबसे बड़े टॉपिक करने हैं: इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी। चारों के चारों ही स्टेट फंक्शंस हैं। और स्टेट फंक्शंस के बारे में एक चीज याद रखना, जैसे अगर इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एच फाइनल एच इनिशियल। आप चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा एस इज इक्वल टू प्रोडक्ट एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। डेल्टा जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी। अब तो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप इन टर्म से तो परिचित हैं आराम से, इसलिए आपको ये पता ना क्या होती है टर्म्स। तो इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लो कि भाई जो चार सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, चारों के चारों इस चैप्टर में कौन सी हैं? स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। जैसे वर्क एक पाथ फंक्शन है, वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। हीट एक पाथ फंक्शन है। फिर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट, आई एन मतलब इंडिपेंडेंट, किसके? ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन अ सिस्टम। अब जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर इस पेन का इतना या इतने से पेन का भी सेम ही होगा, तो टेम्परेचर अमाउंट पे थोड़ा डिपेंड करता है, विस्कोसिटी अमाउंट पे थोड़ा डिपेंड करती है। पानी की विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, इतना पानी हो इतना पानी हो इतना पानी हो, गाढ़ापन तो सेम ही रहेगा ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड करती है, जैसे मास, जैसे वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि बच्चा सोचते हैं डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम है, मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो डेंसिटी भी एक्सटेंसिव हो जाएगी। ऐसा नहीं है। डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे इस मार्कर की डेंसिटी अगर मैं कह दूं 2 ग्राम पर ml है, तो उसको काट भी दूंगा तब भी इतने से इससे की डेंसिटी 2 ग्राम पर ml ही तो होगी। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो वाटर चाहे इतना हो, चाहे 100 ml हो, चाहे 50 ml हो, चाहे 10 ml हो, डेंसिटी तो उसकी 1 ग्राम पर ml ही रहेगी ना, तो डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इस चैप्टर में आपने चार सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज करनी है जो मैंने पीछे लिखा।
वो चारों की चारों कौन कौन सी? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी। ये चारों की चारों ही एक्सटेंसिव है, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट। ये चारों ही अमाउंट पे डिपेंड करती हैं बच्चे। और एक बात याद रखना, किसी भी टर्म के आगे मोलर शब्द लग जाए या स्पेसिफिक शब्द लग जाए, दो शब्द लग जाए, वो उस प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बना देंगे। जैसे एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, पर मोलर एंथैल्पी इंटेंसिव हो जाएगी, क्योंकि फिर वो एक मोल की हो जाती है, एक मोल की हो जाती है, फिर वो अमाउंट के इंडिपेंडेंट हो जाती है। एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, मोलर एंट्रोपी इंटेंसिव होती है इसे। अब जैसे हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, पर मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी की सारी फिर क्या हो जाएंगे बच्चों? ये सब के सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। क्लियर है बात? इंटेंसिव एक्सटेंसिव के बारे में याद रखेंगे आप। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर वर्क और हीट का इसमें डेरिवेशन है, इसमें डेरिवेशन जरूर कर लीजिएगा। देखो वर्क जो है, इसमें साइन कन्वेंशन याद रख लेना। वर्क की माइनस होती है व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो यहां पे आपको वर्क ऑफ एक्सपेंशन आएगा माइनस पी डेल्टा वी, और पी जो है पी एक्सटर्नल है, ध्यान रखना। ठीक है जी, पी क्या है यहाँ पर? एक्सटर्नल प्रेशर है, चेंज इन वॉल्यूम। अब यहां पर एक गलती बच्चा करता है। मान लो अगर आपको एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है से 2 बार, वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर से 20 लीटर, तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया। तो बच्चे को कहेगा ना वर्क ऑफ एक्सपेंशन निकालो, तो बच्चा कहेगा माइनस पी डेल्टा वी। पी कितना पुट कर देगा? 2। डेल्टा वी कितना पुट कर देगा? 10। तो माइनस 20 जूल कर देता है बच्चा। ये गलती मत करना आप यहाँ पे बस ये ध्यान लगा लेना, ये मैंने पढ़ाते वक्त भी बताई होगी बात आपको, कि यहां पर 20 की यूनिट आएगी लीटर इंटू बार, लीटर इंटू बार। और अगर आपने लीटर बार हटाना भी है, तो बताओ कौन सा फैक्टर लगा के मैं जूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बताई हुई बात मैंने। लीटर बार को हटा के 101, आप इसको 100 ही लिख देना, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 3 जीरो और लगा देना, तो मतलब सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देना आप उसको। लीटर बार अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? 1 लीटर बार 100 जूल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसको कर देना, 2 जीरो और लगा दो, तो 2000 जूल हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों? ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मली बच्चा -20 जूल ही कर देता है ऐसे क्वेश्चन में। एक और फॉर्मूला है, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। इसका भी एक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है -2.303 nRT log ऑफ V2/V1। अब ये वाला फॉर्मूला बच्चों न्यूमेरिकल लाने के चांस फिर भी मान के चलते हैं आ सकता है। ये कब लगाना है? जब क्या लिखा हो? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वो भी किसका? और ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? जब इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस दे रखा हो। कौन सा? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। और ये कौन सा है बच्चों? डेरिवेशन कर लेना बच्चों, चांस कम है फिर भी कर लेना। और जब डेरिवेशन आए प्लीज डायग्राम जरूर बनाना, भी डायग्राम आपको दिखा दूंगा। डायग्राम इनिशियल और फाइनल वाला डायग्राम जरूर दिखाना, चांस कम है आ सकता है फिर भी। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएगा? आपको कह देगा कि 2 मोल गैस है, एक्सपैंड करती है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर
एट 300 केल्विन फाइंड वर्क डन। तो फिर कैसे करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 फॉर्मूला लगाएगा बच्चा, एनआरटी लॉग ऑफ V2/V1 फॉर्मूला लगाएगा बच्चा, -2.303 मोल, मोल आपको दे रखे हैं 2, तो मोल 2 हो जाएगा। आर, इसमें आर की वैल्यू जरा सोच समझ के पुट करना बच्चों, इसमें आर की वैल्यू सोच समझ के पुट करना। अगर आपने आर की वैल्यू ये पुट कर दी 0.08, इसकी यूनिट होती है लीटर बार पर मोल पर केल्विन। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? एक बार इसकी यूनिट रिवाइज कर लो, लीटर बार पर, और एक होती है इसकी यूनिट ये 8.314। बस ये ध्यान रखना, अगर आपने ये वाला आर लगा दिया है तो फिर आपके वर्क का जो आंसर होगा उसकी यूनिट क्या आएगी? फिर उसकी यूनिट आएगी लीटर बार। अगर आपने 8.314 लगा दिया है फिर यूनिट आएगी वर्क की जूल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देख सकते हैं बच्चों, इसको 100 से मल्टीप्लाई किए, ये बना नहीं बना? अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? 8 पॉइंट, तो लीटर बार मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकम जूल ना, अभी तो पीछे बता गया हूं मैं। तो फिर आप इसको ये पुट करना है तो दिमाग में क्या लेके चलना है? लीटर बार लेके चलना है। लॉग ऑफ V2/V1, V2/V1, तो दिस अपॉन दिस 20 अपॉन log 2 की वैल्यू आपको याद करा ही रखी है मैंने इक्विलिब्रियम में, सारा मल्टीप्लाई कर देना, आंसर की यूनिट लीटर बार में निकाल देना। पर अगर यही R 8.314 लिया फिर जूल कर देना। हाँ, टेम्परेचर तो पुट ही नहीं किया बच्चे, यहाँ पे टेम्परेचर की कितनी वैल्यू आएगी? 300 केल्विन। तो दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू 300 इंटू 0.3010 अपना आंसर निकाल देना। ये भी न्यूमेरिकल कर लोगे बच्चों, आगे बढ़े, जो भी ये वैल्यू दी होगी फिर आपको। फिर इसके बाद आता है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, मैं ये कह रहा था डेरिवेशन में डायग्राम जरूर कर लेना बच्चों, डायग्राम कर लेना। हाँ जी, ये बोला। फिर आपके बाद आएगी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में इसका मतलब होता है इट इज अ सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में जितनी एनर्जी सबका सम कर दो, इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ यू कैन नॉट। इतनी एनर्जी का समय कहां से निकाल लेंगे? यू एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अभी मैं पीछे लिख रहा था, यू एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि डेल्टा यू विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ, इस बात से इसको फर्क नहीं पड़ता रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाए, मतलब रिएक्टेंट से पहले x बना लो, फिर y बना लो, फिर z बना लो, फिर p बना लो। तो इसकी इंटरनल एनर्जी यू आर है, इसकी इंटरनल एनर्जी यू पी है, तो फाइनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा दिस माइनस दिस। अगर मैंने आर से पी डायरेक्ट भी बनाया होता फिर भी इंटरनल एनर्जी कितनी होती? दिस माइनस दिस, सेम ही तो होती ना बच्चों, स्टेट फंक्शन हुआ नहीं हुआ ये भी? हाँ, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा तो डेल्टा यू की वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस दी हो आपको कभी किसी न्यूमेरिकल में, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या ले लेना? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा यू भी चेंज नहीं होगी, जीरो होगी डेल्टा यू। तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। इस बात को दिमाग में अच्छे से लेके चलना। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, याद रखेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी स्टेटमेंट आपने कई बार पढ़ी है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो आपने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था वो यही सेम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इसका डेरिवेशन क्या है जाके आप डिटेल नोट्स में से कर सकते हो या लेक्चर में से कर सकते हो। इतने एक एक चीज में कराऊंगा तो फिर मुझको कैसे रिवीजन का, तो फिर चैप्टर पढ़ाने वाली बात हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ आज आपको न्यूमेरिकल से आपको ज्यादा प्रैक्टिस कराऊं, तो थोड़ा सा आपको एक मेमोराइज करा रहा हूँ हमने क्या क्या किया हुआ। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आया था, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, तो इसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना।
हाँ जी। अब जैसे आपको क्वेश्चन आए 20 जूल हीट इज एब्जॉर्ब्ड, 50 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो डेल्टा यू निकालना है। तो आप डेल्टा यू लिखेंगे क्यू प्लस डब्ल्यू। हीट एब्जॉर्ब जब होती है तो प्लस होती है, तो क्यू हो जाएगा +20। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -30 जूल। ऐसे सिंपल क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरनल एनर्जी का मीनिंग, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मीनिंग। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मीनिंग आप ये याद कर लेना, ये हीट चेंज है, ये हीट चेंज है कांस्टेंट वॉल्यूम की। यानी कि मान लो मैं एक बंद क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन कर रहा हूं, कोई भी रिएक्शन कर रहा हूं, और इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए और इस दौरान हीट रिलीज हो गई, 20 जूल ऑफ हीट रिलीज हो गई, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू होगी -20 जूल। माइनस इसलिए क्योंकि हीट रिलीज हुई है। अब यहां पर डेल्टा यू जो होगा वो -20 जूल ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हीट रिलीज हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब भी हीट चेंज होगी हम उसको हीट ना कह के इंटरनल एनर्जी चेंज बोलेंगे। दिमाग में बैठा लेना बात, याद कर लोगे बातें। तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है एक्चुअली? ये वो हीट है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट है। इसके मीनिंग को दिमाग में बिठा लेना। क्यों? कभी कभी आपको अगर ये कहे ना किसी न्यूमेरिकल में फाइंड हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको वो क्यों वी नहीं मांग रहा, वो आपको डेल्टा यू मांग रहा है। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? डेल्टा यू होती है। आप डेल्टा यू निकाल लेना। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है एंथैल्पी का। एंथैल्पी, एच। एंथैल्पी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करती है, स्टेट फंक्शन है, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करती है, फाइनल से इनिशियल कैसे आया उस पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सारी वही एंथैल्पी की बातें। एंथैल्पी के फॉर्मूले को याद कर लेना, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी बन जाता है इसका फॉर्मूला। कैसे बनता है? डेरिवेशन आप करो जाके, डेरिवेशन करो आप। अभी तक कोई इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं आया, एक अभी आएगा तो बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा यू का एक और, डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला है, डेल्टा यू प्लस में आरटी डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी का मतलब क्या है इस फॉर्मूले में? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बट ओनली फॉर गैसेस। ठीक है बच्चों, अब आप इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अभी मैं करा रहा हूं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, अच्छा खासा बनता है। इस पे न्यूमेरिकल के चांस कम है। इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, अब इस न्यूमेरिकल में R8.314 वाला लेना, ऐसे यूनिट वाला। पर इसकी यूनिट मैंने भी पीछे लिखी थी, जूल पर मोल पर केल्विन होती है। पर आपको जब न्यूमेरिकल आएंगे ना, मैं भी दिखाऊंगा इस बात को। आपको इस न्यूमेरिकल में डेल्टा एच गिवन होगा, डेल्टा यू निकालना होगा, या डेल्टा यू गिवन होगा, डेल्टा एच निकालना। ये दोनों की वैल्यूज किसी एक की दी होगी, एक की निकालनी होगी। जो वैल्यू गिवन होती है बच्चों, ये वैल्यू गिवन होती है किलो जूल पर मोल में, ये वैल्यू किलो जूल पर मोल में गिवन होती है। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा इसको तो पुट कर देता है, मान लो 40 किलो जूल पर मोल है, यू निकालना है डेल्टा यू, R8.314 ही पुट करता है। वो जूल में, ये किलो जूल में आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते ये वाला, तो फिर आपको कैसे करना होगा? इस क्वेश्चन में इसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो अब ये वैल्यू किस में बन जाएगी? किलो जूल में। अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग्स भी निकाल के देखो, जो पढ़ाया वो तो छोड़ ही दो, उसमें भी मैं ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में ये बात आपको याद दिला रहा हूं कि इस न्यूमेरिकल में आर को 1000 से डिवाइड कर देना। इससे ये फायदा होगा कि ये किलो जूल पर मोल में, तो ये भी किलो जूल पर मोल में आ जाएगी। ये किलो जूल पर मोल में ये निकाल रहे हो तो ये भी किलो जूल पर मोल में आ जाएगा, यही फायदा होगा।
बच्चा कहता है सर बाबा तो मैं इसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जूल में ले जाऊंगा, तो ये भी कर सकता है, तो ये कर ले, वो मर्जी आपकी है, पर बेटर ये रहेगा इसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल पर मोल मिले तो बेटर वो रहेगा। जो सही चीज है वही सिखा रहा हूँ बच्चे, गलत चीज नहीं सिखा रहा। तो अभी हम इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर डेल्टा एच का मीनिंग क्या है? चेंज इन एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज को एंथैल्पी चेंज कहते हैं। मतलब मान लो आप स्कूल में टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन कर रहे हो और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उस रिएक्शन में मान लो 100 जूल हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है टेस्ट ट्यूब ऊपर से खुली हुई है, इसका मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है तो यहाँ पे हीट की वैल्यू प्लस 100 जूल होगी। यहाँ पर डेल्टा एच ही प्लस 100 जूल ले लिया जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच वो हीट होती है जो कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज होती है। तो आप डेल्टा एच का मीनिंग क्या हो गया? हीट चेंज एट कांस्टेंट, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा यू का मीनिंग क्या हो गया? हीट चेंज एट कांस्टेंट। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए। और इसके एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैसेज है ना, फ्लैश आगे कर दिया उसको। हाँ जी, ये डेरिवेशन है बच्चे फर्स्ट लॉ का। ये न्यूमेरिकल्स हैं, जरूर ट्राई करिएगा। ये वही है, -2.303 nRT log V2 by V1। हाँ जी, ये क्वेश्चन करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कह रहा है इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, कह रहा है वाटर वेपर को गैस मान लिया जाए, द एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज 41 किलो जूल पर मोल। आपको कह रहा है कि जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वेपराइजेशन का मतलब तो आपने 9th क्लास में सीखा होगा ना बच्चों। कह रहा है जब वाटर वेपोराइज हो रहा है तो एंथैल्पी चेंज जो है वो 41 किलो जूल पर मोल है। अभी तक की लैंग्वेज क्लियर हो गई? कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है बच्चों? डेल्टा यू। जब 1 मोल वाटर वेपोराइज होगा, 1 मोल वाटर वेपोराइज होगा, डेल्टा यू, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में आरटी डेल्टा एनजी का फॉर्मूला लगाएगा बच्चा, बिल्कुल लगाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू देख लीजिए किस में दे रखी है, 41 किलो जूल में। अब डेल्टा यू भी बच्चा किस में निकालेगा? किलो जूल पर मोल में। आर की वैल्यू क्या लेगा? 8.31 और डिवाइडेड बाय, अब ये भी किलो जूल में बन गई नहीं बन गई बच्चे? टेम्परेचर 100 डिग्री है, केल्विन में लेके जाओ 273 ऐड करो 370। ये बात ध्यान रखना, ये कॉमन एरर है जो आपने करने एग्जाम में। डेल्टा एनजी 1 - 0, क्योंकि हमने गैस का गैस से डिफरेंस लेना होता है। यहाँ पे इसके मोल 1 है, यहाँ पे इसके मोल 0 है, तो डेल्टा एनजी कितना हो गया? 1। सारी वैल्यूज पुट कर चुके हैं, डेल्टा यू अब इतना तो प्लस माइनस आप खुद ही करके देखेंगे ना घर पे जाकर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, कह रहा है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। बच्चों जब वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दोगे आप, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दोगे तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा एनजी 0 हो गया, गैस नहीं है, गैस नहीं है, डेल्टा एनजी 0, तो 1। तो अब डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस में आरटी डेल्टा एनजी हो गया। अब जब डेल्टा एनजी 0 हो गया तो पूरा फैक्टर 0 हो गया। जब पूरा फैक्टर 0 हो गया तो जो डेल्टा एच गिवन है आपको 41 किलो जूल, वही वैल्यू किसकी बन जाएगी? एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिएगा इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, बैक नहीं, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है। ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको टीचर डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है, मतलब सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन आओ देखते हैं। कह रहा डेल्टा यू नॉट
कंबशन ऑफ मीथेन का इतना है, डेल्टा यू नॉट, मतलब ये जो नॉट होता है ना, इसका मतलब होता है 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे। डेल्टा यू दे रखा है -x किलो जूल पर मोल। कह रहा है डेल्टा एच क्या होगा, किसके लिए बात कर रहा है, कंबशन ऑफ मीथेन के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मीथेन का कंबशन लगाना पड़ेगा। मीथेन का कंबशन यही होता है बच्चों। अब आप लिखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्यों लिखनी है, ताकि डेल्टा एनजी भी तो निकालना ना। मीथेन गैस होती है, आप लोग सीएनजी की कार में जब गैस भरवाते होंगे तो मीथेन गैस तो फिलअप करवाते हैं। O2 गैस होती है, CO2 गैस होती है, वाटर लिक्विड होता है। अब आपने बैलेंस करना है, कार्बन एक, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन देख लीजिए 2 और 4, 2 और 2 4। अब डेल्टा एनजी की वैल्यू देखेंगे, डेल्टा एनजी की वैल्यू देखेंगे, जरा ध्यान देंगे बच्चों। यहां से वाटर लिक्विड लेना, ध्यान रखना इस चैप्टर में जब भी किसी का कंबशन करोगे तो वाटर को क्या लेना है आपने, लिक्विड। आगे बहुत कंबशन के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे गैस के, सिर्फ एक, इसको देखा नहीं मैंने। इधर 2 और एक 3, तो डेल्टा एनजी क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली कर सकते हो। सुनो कैसे, पहले मैं एक कंसेप्ट सिखा देता हूं, उसी के साथ एक क्वेश्चन भी सिखा दूंगा। डेल्टा एच का फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस में आरटी डेल्टा एनजी। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, अगर तो ये वाला फैक्टर पॉजिटिव आया तो डेल्टा यू में ऐड होगा। अगर कोई चीज डेल्टा यू में ऐड हो जाएगी तो डेल्टा एच का आंसर डेल्टा यू से ज्यादा ही आएगा ना बच्चों। अगर कोई चीज किसी चीज में ऐड हो रही है तो फाइनल आंसर तो इनिशियल आंसर से ज्यादा ही होगा। और अगर डेल्टा एनजी माइनस में होगा, यानी कि डेल्टा यू से सब्ट्रैक्ट होगा, तो डेल्टा एच कम आएगा। तो आप इससे क्या कंसेप्ट सीखते हो कि अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो तो डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन, अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव हो तो डेल्टा एच विल बी लेस देन। यही कंसेप्ट है, नहीं कंसेप्ट है। तो अब आपका डेल्टा एनजी इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है, देखो 1 - 3 -2 आ रहा है डेल्टा एनजी। जब डेल्टा एनजी माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो डेल्टा एच छोटा होगा किससे, डेल्टा यू से। तो डेल्टा एच विल बी, ये इक्वल टू लिखा है, ये ग्रेटर देन लिखा है, ये लेस देन लिखा है। तो फिर बताओ क्या हो जाएगा, डेल्टा एच विल बी लेस देन डेल्टा यू। तो आंसर सी। शाबाश, आगे बढ़ो। ये तो आपको करके दिखा दिया कि अगर सब्जेक्टिव में है तो कैसे करना है। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे एनसीईआरटी वाले ने मिस प्रिंटिंग कर रखी है, जो पुराना एडिशन है। अब नए एडिशन ने क्या किया मुझे नहीं पता, पुराने एडिशन ने इसको गैस लिखा हुआ है। आप सोचो अगर ये गैस हो जाएगा तो डेल्टा एनजी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर मैंने इसको सॉलिड करके कराया हुआ है, क्योंकि NH2CN सॉलिड ही होता है। आप अपने स्कूल के एग्जाम में चेक कर लेना कि भैया ये गैस आया सॉलिड आया, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन टीचर पूछेगा उठा के। अगर गैस लिखा हुआ है टीचर को क्या कह सकते हो कि भैया सॉलिड होता है, इसको सॉलिड लेके करें गैस लेके करें। अगर टीचर ने कहा जैसा दिया वैसे कर दो, फिर आप गैस लेके कर देना, हालांकि गैस सॉलिड ही होता है। तो आप अगर सॉलिड है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालेंगे। इक्वेशन गिवन है, मैंने नहीं लिखी, एग्जाम में गिवन होगी। आप बताओ लिक्विड लेना नहीं है तो CO2 और N2 गैस है, तो टोटल मोल कितने हो गए गैस के। इधर इधर देखेंगे सॉलिड लेना नहीं है तो 3/2, तो 2 - 3/2, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2। डेल्टा यू इज गिवन, कह रहे डेल्टा एच निकालो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में आरटी डेल्टा एनजी का फॉर्मूला बच्चा लगा लेगा। डेल्टा एनजी की वैल्यू हाफ पुट करेगा, टेम्परेचर 298 पुट करेगा, रफ में इसको चाहे 300 मान लेना, कौन चेक करने आ रहा है। आर की वैल्यू मैंने अभी बताई 8.314 को किससे डिवाइड कर देना, ये इसलिए कर देना क्योंकि आप देख सकते हो डेल्टा यू भी आपको किस में दे रखा है, किलो जूल में दे रखा है।
डेल्टा यू की वैल्यू ये पुट कर देना जो दे रखी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिस बच्चे को इक्वेशन बनानी आती है। और आपको याद होगा मैंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर लिया था जिसमें मैं सिर्फ रिएक्शन से इक्वेशन बनानी सिखा रहा था। अब वो जरूर सीखेगा बच्चे, क्योंकि उसके बगैर आप चैप्टर कर नहीं पाएंगे। आप तो सबूत दिखाता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि लिक्विड बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि बेंजीन O2 से रिएक्ट कर रही है। तो आपको क्या आना चाहिए, बेंजीन O2 से रिएक्ट कर रही है। अब CO से मिलके CO2, HO से मिलके वाटर। अब बच्चे को क्या लिखनी है यहाँ पर, फिजिकल स्टेट। बेंजीन क्या होती है, लिक्विड। O2 क्या होती है, गैस। CO2 क्या होती है, गैस। वाटर क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बैलेंस करो, C6 H6 H6। और देखो 12 और 3 15 हो गए, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे। और इसने देखो लिखा है यहाँ पर बच्चों आपके लिए लिक्विड। बेंजीन को लिक्विड उसने कहा है कि भाई लिक्विड होते, तुझे नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अब वाटर आपने लेना नहीं है क्योंकि लिक्विड है। आपने 6 को 15/2 से माइनस करना है, 6 को 15/2 से माइनस करना है, तो डेल्टा एनजी आ जाएगा -3/2। क्वेश्चन में डेल्टा एच दे रखा है, तो डेल्टा एच इज गिवन टू यू -3728 किलो जूल। तो आपको क्या मांग रहा है मेरे बच्चों, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में RT डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या पुट करना है, आपके सामने है -3/2। टी आपके सामने है, दे रखा होगा 300। आर आपको पता है 8.314 डिवाइडेड बाय 1000। निकाल लो डेल्टा यू, हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। प्रैक्टिस कर लेना बच्चों से। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनना चाहिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस RT डेल्टा एनजी। एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल बनना चाहिए इसके ऊपर, चाहे MCQ में बने चाहे सब्जेक्टिव में 2 या 3 नंबर का बने। ऐसे ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ये भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं आप। फिर इसके अंदर एक टॉपिक आ जाएगा हीट कैपेसिटी का। 3 टर्म्स आएंगी इसके अंदर। एक आएगी हीट कैपेसिटी की, एक आएगी स्पेसिफिक हीट की, एक आएगी मोलर हीट कैपेसिटी की। जो हीट कैपेसिटी होती है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसकी यूनिट बन जाएगी जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। बस ऐसे क्वेश्चन में एक ही ध्यान रखना, अगर आपको कहे कि 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस किया है, तो चेंज इन टेम्परेचर बच्चा क्या करता है, दिस माइनस दिस 2 डिग्री सेल्सियस तो कर देता है, पर इसमें 273 ऐड करके 275 कर देता है। ये गलती मत करना। डेल्टा टी 2 डिग्री सेल्सियस है तो वो 2 केल्विन ही होगा। ये टी नहीं है, ये डेल्टा टी है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, हाँ जी। स्पेसिफिक हीट में होता है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, 1 ग्राम का, इसलिए इसकी यूनिट बन जाएगी जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी में आ जाएगा हीट टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, तो इसकी यूनिट बन जाएगी जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस या जूल, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है, अगर आप इसमें इसको हटाना चाहते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन मास। मोलर हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हैं क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास ऊपर ले आओ, तो फिर ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी CM किसके इक्वल हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट इनटू में मोलर मास।
आइए, ये टॉपिक हमने 1 घंटे में किया हुआ है, बस मैंने आपको बस रिवाइज कराया इसके क्या फॉर्मूले से। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। हीट कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों? एक्सटेंसिव। और मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये इंटेंसिव हो जाएंगे। वो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बात बता दी थी। हाँ, इसके अंदर एक डेरिवेशन है जो आप जरूर करके जाइएगा। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर फॉर 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। इसका डेरिवेशन जरूर करके जाइएगा, आपके पेपर में आया भी होगा शायद। अब डेरिवेशन कराने बैठूंगा तो बच्चे बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसका वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ये रहा इसका डेरिवेशन। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। अब ये सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड यानी कि क्यों निकालना है। 12 ग्राम मास दे दिया आपको 25 से 200 डिग्री। अरे ज्यादा ही हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 175 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट दे रखी है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे स्पेसिफिक हीट के ऊपर। अभी तो फॉर्मूला लिखा था, ये गिवन है, ये निकाल लिया। मास 12 ग्राम है तो निकाल लेना क्या है यहां से। क्यों? ये भी सिंपल हीट कैपेसिटी का न्यूमेरिकल है। ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है। क्या है इसका बैक क्वेश्चन में? कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ किलो जूल, मतलब जूल नहीं किलो जूल निकालना है। 60 ग्राम मास दे दिया आपको। कहां से कहां टेम्परेचर चेंज कर रहा है? 35 से 55। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ठीक है जी। और आपको मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है। मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है, तो Cm दे रखा है। Cm का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो Cm की वैल्यू क्या हो जाएगी? Cm 24। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसकी यूनिट देखो क्या है, जूल पर मोल। तो यहां पे जो क्यू की वैल्यू आएगी, अच्छा मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपन मोलर मास। मास कितना उसका? 60। ये रहा मोलर मास एल्यूमिनियम 27। तो जब यहां पे सॉल्व करेंगे क्यू का आंसर किस में आएगा? जूल में, क्योंकि Cm भी किस में दे रखा है? जूल में। फिर आप क्या करना, किलो जूल के लिए इसको क्या कर देना, 1000 से डिवाइड कर देना। बच्चा नॉर्मली यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाता है तो उसके नंबर कट जाते हैं। इस बात का छोटा सा ध्यान रखिएगा। फिर बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसकी वर्किंग डायग्राम तो आता नहीं है, पर इसका न्यूमेरिकल ट्राई कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल इसका एनसीईआरटी में एक ही है, हालांकि मैंने तो 3-4 कराए थे। जो एक है मैं वो करा देता हूँ आपको। न्यूमेरिकल में क्या करा है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में बस एक बात याद रख लेना आप, सिर्फ एक बात, कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। तो यानी कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम डेल्टा यू निकालते हैं। आप अपने दिमाग में क्या लेके चलेंगे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्लोज कंटेनर होता है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। देखिए, ये जो चैम्बर होता है ये क्लोज चैम्बर होता है। यानी कि इसके अंदर अगर हम कंबशन करें किसी का भी, कार्बन का, किसी का भी, ग्रेप मीथेन का, किसी का भी, तो हीट जो रिलीज होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिलीज होती है। और अभी मैं आपको पीछे पढ़ा के आया था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है वो डेल्टा यू होती है। यानी कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से आप जो हीट निकालते हैं वो हीट नहीं, वो डेल्टा यू होती है। फिर डेल्टा यू से डेल्टा एच निकाला जा सकता है। यही कंसेप्ट हुआ नहीं हुआ? आओ दिखाते हैं आपको। आओ न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है 1 ग्राम ग्रेफाइट इज बर्न। 1 ग्राम ग्रेफाइट है, 1 ग्राम कार्बन है बेसिकली। बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न कर रहे हैं। इक्वेशन नहीं भी देता तो भी मुझे मालूम ही थी, C+O2 गैस गिव्स CO2 गैस। अच्छी बात पता है क्या है? मोल्स का डेल्टा एन जब निकालेंगे, क्योंकि ये तो लेंगे नहीं, सॉलिड है। अच्छी बात यह है कि डेल्टा एन जी इसमें क्या आ रहा है, यानी कि डेल्टा एच और डेल्टा यू सेम आएंगे इस क्वेश्चन में। ये अच्छी बात है। कह रहा है टेम्परेचर 298 से 299 हो गया।
ये डेल्टा टी आपने 1 केल्विन ले लेना है। कह रहे हीट कैपेसिटी 20.7 किलो जूल पर केल्विन है। आप ध्यान दें, हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी कितनी है? 20.7 किलो जूल पर केल्विन है। कह रहे व्हाट इज द डेल्टा एच वैल्यू। मेरे बच्चों डेल्टा एच मैं डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, मैं पहले क्या निकालूंगा, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर डेल्टा यू देता है, ये मैं दिमाग में लेके चलूंगा। अब आपको मैंने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताया क्या था। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था हीट अपॉन डेल्टा टी, और ये हीट कौन सी कंडीशन पे होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। तो यहां से क्यू वी की वैल्यू आ जाएगी हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है? 20.7 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है जी, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 1 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कट गया, तो क्यू वी की जो वैल्यू आती है वो आपने ध्यान देना है किलो जूल में आएगी। अब डेल्टा यू जो होता है वो क्यू वी ही होता है, पर यहां पे क्यू वी की वैल्यू में क्या पुट करूं, जरा मेरे बच्चों ध्यान से देखना। अब माइनस क्यों कर दिया? आप लिख देना माइनस साइन इज टेकन बिकॉज हीट इज रिलीज, ये बात लिख देना। डेल्टा यू आ गया। अब डेल्टा यू अभी आपने पिछले न्यूमेरिकल में देखा है कि हम जो भी डेल्टा यू की बात करते हैं किलो जूल पर मोल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ये जो डेल्टा यू आया है ये 1 ग्राम के लिए आया है। किसके लिए आया है? 1 ग्राम के लिए आया है। मोल में कितने ग्राम होते हैं? मोल में तो 12 ग्राम होते हैं, कार्बन है, कार्बन का मास तो 12 होता है। 1 ग्राम के लिए इतनी है, तो 12 ग्राम के लिए कितनी होगी? बोलो बच्चों, इंटू करोगे डिवाइड करोगे? इंटू ही करेंगे ना। तो ये 1 ग्राम के लिए है, तो -20.7 को मल्टीप्लाई कर देना 12 से। अब ये किलो जूल नहीं रहा, अब ये क्या बन जाएगा? बोलो बच्चों, यहां पे निकाल लोगे आंसर किलो जूल पर मोल में। डेल्टा यू आ गया। जब डेल्टा यू आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? डेल्टा एच का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा यू प्लस में आरटी डेल्टा एनजी, और खुशी की बात इसमें ये है ये 0 है, तो डेल्टा यू ही क्या आ जाएगा? ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। ट्राई जरूर करके जाइएगा। बिल्कुल बना सकते हैं मेरे बच्चे। ये जो डेल्टा यू आया 1 ग्राम के लिए आया, देख स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 1 ग्राम कार्बन को बर्न कर रहा है। तो हमने जो भी डेल्टा यू निकालना होता है डेल्टा एच किलो जूल पर मोल के लिए निकालना होता है। तो 1 ग्राम के लिए आ गई है। 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं कार्बन के? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये मीथेन होता, मीथेन का 1 मोल 16 ग्राम का होता है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है बच्चे। अब ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। हाँ, अब आता है, मैं सीधा हेसिस लॉ के न्यूमेरिकल कराऊंगा, सीधा हेसिस लॉ के। ठीक है, मैं चाह रहा था हेसिस लॉ जरूर कराऊं, कम से कम 7-8 न्यूमेरिकल तो आपको करा के भेजूंगा हेसिस लॉ के अच्छे से। देखिए हेस लॉ ये कहता है कि चेंज इन एंथैल्पी रिमेन सेम whether the reaction takes place in single step or in large number of steps। यानी कि डेल्टा एच सेम रहेगा चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में करवा दो चाहे आप मल्टीपल स्टेप में करवा दो, ये कहता है हेसेस लॉ। इसमें दो तरीके होते हैं कि आपको जो रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है उसको एम लगा दो, ये मेरा एम है, और जो रिएक्शन दे रखी है उनको गिवन लिख के कहीं से प्लस माइनस करके फाइनली इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे हम। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है इसके अंदर, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखी हो या निकालनी हो। यानी कि इस फॉर्मूले की एक ही लिमिटेशन है, ये वहीं लगेगा जहां पर डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालनी है दे रखी हो, अदरवाइज कोई फॉर्मूला नहीं लगता। वो जो प्लस माइनस करके करते हैं उस हर जगह लग जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये फॉर्मूला जहां जहां लगता है मैं एक साथ ही वो सारे क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आप अपना माइंड मेकअप कर लें कि ऐसी क्या चीज है जो मैंने देखनी है और ये फॉर्मूला लगाना है। और मैं आपको दिखाता
ये सारी रिएक्शंस की डेफिनेशंस कर देना बच्चों। जब मैंने टेस्ट लिया था ना, आप लोगों ने डेफिनेशन की धज्जियां उड़ा रखी थी। प्लीज डेफिनेशन एज इट इज, वर्ड टू वर्ड। रिएक्शन से इक्वेशन बनाना आना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे आप लोग। हाँ, डेल्टा एच फॉर्मेशन का फॉर्मूला करते हुए ध्यान क्या रखना है, जो जिनकी स्टेबल एग्जिस्टेंस होगी उन सबकी डेल्टा एच फॉर्मेशन कितनी ले लेंगे, 0। जैसे डेल्टा एच फॉर्मेशन कार्बन के ग्रेफाइट की कितनी ले लेंगे, 0। डायमंड की 0 नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। डेल्टा एच फॉर्मेशन H2 0, O2 0, F2 0, Cl2 0, जो जिनके स्टेबल एग्जिस्टेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उन सबकी डेल्टा एच फॉर्मेशन कितनी ले लेना, 0। और जो भी फॉर्मेशन होती है किसके लिए होती है, हमेशा एक मोल के लिए होती है, ध्यान रखना। क्या H2 प्लस Br2 2HBr, क्या ये डेल्टा एच फॉर्मेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें HBr के कितने मोल बन रहे हैं। तो आप कहेंगे एक मोल के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर वो डेल्टा एच फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जैसे ये है, इसमें अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं, तो क्या ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 मोल के लिए आ जाएगी, और 1 मोल के लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन होती है। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में फंस सकता है। कह रहे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, तो क्या ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमें जो लेफ्ट साइड में चाहिए होता है वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स चाहिए होते हैं। मतलब इसमें कैल्शियम है तो इधर कैल्शियम होना चाहिए, इसमें कार्बन है तो इधर कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन है तो इधर O2 होनी चाहिए। मतलब अगर किसी का फॉर्म्ड करना है तो उसके हमने किससे फॉर्म्ड करना है, स्टेबल कंस्टिट्यूएंट से फॉर्म्ड करना है। इधर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो ये फॉर्मेशन को शो नहीं कर सकती है। फॉर्मेशन के लिए समझ में आ गया क्या होना चाहिए लेफ्ट साइड में। देखिए ये जो क्वेश्चन है कि बेंजीन के 1 मोल का कंबशन किया गया, आपके पेपर में पक्का आया होगा, किसी ना किसी स्कूल के पेपर में। मेरे को पता है इसमें आने आने, मान लो नहीं आया ना तो फिर मान के चलो अब आ रहा है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन चुनना हो तो मैं कहूंगा इसको कर दो, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर अभी कराऊंगा, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूले से नहीं होगा, इक्वेशन को प्लस माइनस करके करवाऊंगा अभी मैं आपको। नहीं, मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, आप प्लस माइनस करके करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखना बच्चों। कह रहा है कि कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस, मतलब बेंजीन के 1 मोल का कंबशन कर रहा है। कह रहा है आफ्टर द कंबशन CO2 और वाटर प्रोड्यूस हुए। अगर ये नहीं भी कहता तो भी हमें पता ही था कि कंबशन के बाद CO2 वाटर ही प्रोड्यूस होते हैं भाई। और इतनी हीट लिबरेट हुई, यानी कि ये बेंजीन के कंबशन की हीट है। किसकी हीट है? बेंजीन के कंबशन की हीट दे दी आपको। आप एक बात बताओ, बेंजीन के कंबशन की हीट, ये बेंजीन के कंबशन की क्या थी? हीट थी ना। तो बेंजीन क्या होती है? C6H6 होती है। O2 से रिएक्ट करवाओ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करो, बैलेंस कर दो। अभी मैंने बैलेंस किया था तो इसलिए इतने एफर्ट नहीं कर रहा मैं। आपको इस रिएक्शन का क्या उठा के दे दिया उसने? 3267 किलो जूल। पर एक बात ध्यान रखना है, हीट लिबरेटेड लिखा है तो डेल्टा एच क्या ले लेंगे आप इस क्वेश्चन में? समझेगा? माइनस में क्यों ले लिया? माइनस में क्यों लिया? क्लियर है? अगर ये नहीं लिया तो पूरा क्वेश्चन गलत है। ठीक है जी, इक्वेशन समझ आ गया कैसे बना दी। मुझे एक बेंजीन का कंबशन दिया था, उसको उठा के डेल्टा एच भी दिया था, उसने लिख दिया। आगे कह रहा है कैलकुलेट करो, आगे कह रहा है कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बेंजीन की फॉर्मेशन निकालनी। मतलब ये देखो, आपको आपको इसकी फॉर्मेशन निकालनी है, राइट? देखना गिवन क्या है। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी, फॉर्मेशन ही दे रखी है। किस किस की? CO2 और वाटर की। आपको उठा के क्या दे दी है? फॉर्मेशन दे दी है, इतनी और इतनी रिस्पेक्टिवली। आना जरा पीछे, आना जरा बच्चों।
देखना जरा इस क्वेश्चन में, आपको एक रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है, उसके डेल्टा एच में इसकी फॉर्मेशन निकालनी है और इसकी फॉर्मेशन गिवन है और इसकी फॉर्मेशन भी गिवन है। तो क्या मैं फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, लगा दूं? और इस क्वेश्चन को फॉर्मेशन वाले फॉर्मूले से कर देते हैं। हालांकि मैंने अपने लेक्चर में तो दोनों तरीके से करके दिखाया हुआ आपको। डेल्टा एच का फॉर्मूला लगाओ, समीशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ माइनस समीशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ, आ जाओ। अब डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? -32 किलो जूल में। प्रोडक्ट, अब ध्यान देना बच्चों, प्रोडक्ट में CO2 है ना, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? प्लस समीशन का मतलब आप जानते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? बोलो। 3 से, ब्रैकेट क्लोज कर दो, माइनस समीशन डेल्टा एच फॉर्मेशन, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? प्लस 15/2 डेल्टा एच फॉर्मेशन O2। अब बच्चों आप -3267 जब पुट कर रहे हैं यहां पर, 6 इंटू, क्या ये आपको गिवन नहीं था पीछे वाले पेज पे कि CO2 की फॉर्मेशन इतनी है, प्लस 3 इंटू, क्या आपको पीछे वाटर की फॉर्मेशन गिवन नहीं थी? बिल्कुल थी, माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन, बेंजीन तो निकालनी है ना, निकाल लेंगे, और ये जीरो होती है। जीरो क्यों होती है बच्चे बोलो? O2 स्टेबल एग्जिस्टेंस है तो जीरो हो जाएगी। अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये इधर ले आओ प्लस हो जाएगा, और ये इधर ले जाओ ये भी प्लस हो जाएगा। नहीं, आप आंसर निकाल लो, डेल्टा एच फॉर्मेशन तो बेंजीन। आपको याद होगा जो आपका टेस्ट हुआ था थर्मो का, उसमें भी ये क्वेश्चन था। ऐसे कर लोगे ना इस क्वेश्चन को, फिर उसको इक्वेशन बना के करने की कोशिश मत करना, इसको ऐसे ही कर लेना। हो रहा है ना ये क्वेश्चन ऐसे, इसको ऐसे ही कर लेना। बोलो बच्चों, आगे बढ़ते। ये देखिए, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये टीचर डायरेक्ट पूछ सकता है इसको आपके, हो सकता है किसी न किसी के पेपर में आया हो। कह रहा है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन मांग रहा है? किसकी फॉर्मेशन मांग रहा है? मिथेनॉल की फॉर्मेशन करा निकालो, मिथेनॉल की फॉर्मेशन करा निकालो। आपको ये गिवन है 3, यानी कि ये जो पूरी रिएक्शन देख रहे हो, ये पूरी रिएक्शन जो देख रहे हो, इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा एच भी गिवन है, कितना? -726 किलो जूल पर मोल। आपको मिथेनॉल यानी कि इसकी क्या मांगी है? इसकी क्या मांगी है आपसे? ये मांगी है। नीचे देखना CO2 की फॉर्मेशन दे रखी है, ये CO2 की क्या है एक्चुअली? तो आपको CO2 की फॉर्मेशन भी दे रखी है नहीं, और ये क्या नीचे? वाटर, वाटर फॉर्म हो रहा है, वाटर की भी फॉर्मेशन दे रखी है। ये तो मौज होगी आपकी, तो कैसे मौज होगी? मैं फॉर्मूला लाऊंगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू इनकी फॉर्मेशन माइनस इनकी फॉर्मेशन, डेल्टा एच गिवन है, ये फॉर्मेशन फॉर्मेशन गिवन है, O2 जीरो होता है, इसकी फॉर्मेशन निकाल लेंगे। इसको भी ऐसे करके दिखा दूं। लॉजिक, मिथेनॉल लिक्विड, O2 गैस, बैलेंस कर लेते हैं, C1 हालांकि बैलेंसिंग तो उसने पीछे दे ही रखी थी, और इसका डेल्टा एच कितना दे रखा था पीछे बच्चों? -726 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टीचर डायरेक्ट पूछ सकता है इसको। आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, समीशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है? CO2, फिर किसका प्रोडक्ट आ रहा है? वाटर, वाटर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा?
ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस किसकी फॉर्मेशन आएगी, प्लस किसकी फॉर्मेशन आएगी। हमने इसका करना ही क्या है उर्दू का, ये तो जीरो ही है, ये तो जीरो ही है। अब आपको ये वैल्यू दे रखी है कितनी, -720। अब CO2 की फॉर्मेशन भी दे रखी थी पीछे -393 समथिंग, वाटर की फॉर्मेशन भी दे रखी थी पीछे -286 पॉइंट समथिंग। ये निकाल लेना और इसको क्या ले लेना बच्चों, आप बोलो बच्चे कर लोगे क्वेश्चन, इसको ऐसे ही कर लो। क्यों इक्वेशन बना के प्लस माइनस करके आप टाइम लगा रहे हो, ये तो जल्दी हो जाएगा, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको, नंबर कहीं नहीं कटे, टेंशन मत लेना। फॉर्मूला अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको कोई मना नहीं कर सकता इस तरीके से क्यों किया आपने, ठीक है। और फिर वही बात, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो भाई इसको तो अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देख लेना। मैंने दोनों मेथड से किया हुआ है, जो आपका मन करे वैसे कर लेना। ये भी एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, टेस्ट में था आपके, आओ दिखाता हूं। कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किस किस की, CO, CO2, N2O और N2O4। मतलब आप कमाल देखो, इसकी फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन, इसकी और इसकी, चारों की फॉर्मेशन दे दी उसने उठा के, दिस रिस्पेक्टिवली। क्या कर रहा है, फाइंड डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन। तो आप बताओ डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या लगाओगे, इनकी फॉर्मेशन माइनस इसकी फॉर्मेशन, फिर क्या लिखोगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस किसकी फॉर्मेशन आ रही है, प्लस किसकी फॉर्मेशन आ रही है, 3 इंटू। ये फॉर्मूला जरूर लगा देना, क्योंकि कई बार बच्चा आंसर गलत निकाल रहा होता है तो कम से कम स्टेप्स के तो मार्क्स लेके जाएगा बच्चा। आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, उठा के पुट करो, डेल्टा एच निकाल के साइड पे करो। इसका आंसर तो बच्चों को रटा भी होता है -777.7। हालांकि मैंने तो प्लस माइनस करके करा रखा है आपको। लो जी, -777.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। ये भी एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है। कह रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस। कह रहा है कार्बन से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं तो डेल्टा एच हो रहा। कह रहा है हीट रिलीज निकालो जब इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बने। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल के लिए इतना है, यानी कि ये जो हीट है ये 44 ग्राम के लिए है, -393 पॉइंट पर मोल, मतलब 1 मोल ना, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 44 ग्राम का होता है। तो यूनिटरी मेथड लगाओ, क्वेश्चन खत्म कर दो। 44 ग्राम के लिए इतनी, 1 ग्राम के लिए कितनी, और 35.5 ग्राम CO2 के लिए कितनी, -393.5 डिवाइडेड बाय 1 के लिए कितने, 35.5 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी उल्टा कर दिया, डिवाइडेड बाय 44, 35.5 निकाल लेना कितनी आ रही है किलो जूल में। आगे बढ़े, अभी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, ये तो एमसीक्यू है, ये तो एमसीक्यू है। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए बच्चों, कह रहा है कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग। कह रहा है एंथैल्पी चेंज निकालो इस रिएक्शन की। आपको क्या क्या दे रखा है, डेल्टा एच फॉर्मेशन किस किस की दे रखी है, CO2 कहाँ है, CO2 ये रहा, CO ये रहा, वाटर ये रहा, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये क्या होगी, तो क्वेश्चन तो हो ही गया ना, कितना आसान क्वेश्चन। तो आपको पता है एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन है एसएस लॉ के, सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो रहे हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सारे हो रहे नहीं हो रहे बच्चों, अपने हाथ से प्रैक्टिस करो, पक्का एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, मत छोड़ के जाना। जब एनसीईआरटी में इतनी है, हालांकि आपको आते ही है, कोई अलग से आए तो कर लेना, आपको वो तो आते ही है ना। उल्टा आप मेरे लेक्चर देखो, मैंने सारे क्वेश्चन तो उस तरीके से कराए हैं, लंबे तरीके से कराए हैं। अब आप वहां से करो जाके, अगर आपको लगता है मैंने उससे करना तो। अब ये भी वही है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन Fe2O3 की निकालनी है, इस क्वेश्चन में डेल्टा एच निकालना है, सॉरी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3।
यानी कि Fe2O3 की फॉर्मेशन दे दी आपको, फॉर्मेशन दे दी आपको, कह रहे डेल्टा एच निकालो। अब डेल्टा एच का फॉर्मूला ये होता है, अब मैं यहां पे क्या पुट करेंगे, 2 × डेल्टा एच फॉर्मेशन किसकी, माइनस किसकी फॉर्मेशन, और ये तो जीरो हो जाएगी, आयरन है, स्टेबल एलिमेंट तो एग्जिस्टेंस है। 3 × डेल्टा एच फॉर्मेशन किसकी, इसने भी जीरो हो जाना है, इसने भी जीरो हो जाना है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन जो दे रखी है किससे मल्टीप्लाई कर देना फाइनली, 2 से आंसर हो जाएगा। आओ इसको देखते हैं, कह रहे कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कंबशन की डेल्टा एच निकालनी है। अब ग्लूकोज ये रहा C6H12O6 सॉलिड होता है, O2 के साथ रिएक्शन बैलेंसिंग 10th क्लास में करी थी, उस पर एफर्ट नहीं करूंगा, इसका डेल्टा एच निकालना है। गिवन देखो क्या क्या है, CO2 की फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन गिवन है, वाटर की फॉर्मेशन गिवन है, ग्लूकोज की भी फॉर्मेशन गिवन है, इसकी तो जीरो होती है, क्वेश्चन हो गया कैसे, डेल्टा एच इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप लगाना 6 × इसकी फॉर्मेशन दे रखी है, पुट कर देना, प्लस 6 × इसकी फॉर्मेशन दे रखी है, पुट कर देना, माइनस इसकी फॉर्मेशन, इसकी जीरो होती है, डेल्टा एच निकल जाएगा। अब तो सीधा प्लस माइनस ही है बच्चे। आओ दिखाते हैं, कह रहा कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन निकालनी है, और आपको किसकी कंबशन दे रखी है, कंबशन ऑफ एसिडिक एसिड दे रखा है। आप एसिडिक एसिड की कंबशन की इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी इसकी कंबशन की इक्वेशन बच्चों, ये बन जाएगी सॉलिड लिक्विड गैस, जहां लिखना अपने आप लिखते रहना, छोड़ दो, चलो लिख देता हूं। अब इसको बैलेंस करो, 2 है कार्बन तो 2 लगाओ, 4 हाइड्रोजन है तो 2 लगाओ, O2 देखना 4 और 2 6, 2 तो है ही है ये, तो इसको 4 बना दो तो 6 बन जाएगा। ठीक है, मैंने इसका डेल्टा एच दे रखा है, कितना डेल्टा एच दे रखा है, -860, इसका डेल्टा एच है -867 किलो जूल पर मोल में। कह रहा है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, CO2 की दे रखी है, यानी कि इसकी फॉर्मेशन मुझे दे दी, वाटर की भी फॉर्मेशन दे दी, इसकी फॉर्मेशन निकालनी है, डेल्टा एच मेरे पास है, तो कैसे करूंगा मैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू इसकी फॉर्मेशन 2 × +2 × ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस किसकी फॉर्मेशन बच्चों, रिएक्टेंट में क्या है, +2 × किसकी फॉर्मेशन, O2, ये तो जीरो ही हो जाएगा। अब आपको डेल्टा एच इज गिवन, कितना डेल्टा एच गिवन है एसिडिक एसिड का, -867 किलो जूल, 2 × CO2 की फॉर्मेशन दे रखी है, पुट करो, 2 × वाटर की फॉर्मेशन दे रखी है, पुट करो, माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन किसकी, एसिडिक एसिड की, +0, ये माइनस वाली टर्म इधर आ जाएगी, ये प्लस बन जाएगी, ये -867 इधर आके ये प्लस बन जाएगा, क्वेश्चन तो फिर प्लस माइनस पे बच गया बच्चे। अब तो कितना आसान क्वेश्चन है, हेस लॉ से मत डरो, और मैं एज ए टीचर बता रहा हूं, मैंने जितनी बार पेपर बनाया फाइनल 11th क्लास का, मैंने एक भी साल ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हेस लॉ का न्यूमेरिकल ना पूछो, पूछना ही पूछना है। तो आप अच्छे से जितने क्वेश्चन कराने इससे प्रैक्टिस कर जाओ, और मैक्सिमम बच्चे ये कहेंगे सर इसमें से आए बाहर से भी नहीं आते, शायद आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। तो ये अब आप अपने से प्रैक्टिस करते रहना। अभी बॉन्ड एंथैल्पी के क्वेश्चन हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे वो कल करेंगे बच्चों। कल की क्लास का टाइम थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, थोड़ी सी शाम 7 बजे 8 बजे होती है ना टीटीएस में, 8 बजे की जगह मैं पहले लेने की कोशिश करूंगा, जिसको सूट करता वो आ जाए, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग तो करूंगा, रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।